भारतीय विदेश नीति के बारे में जब बात होती है तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ दौरे विदेशों के किए हैं। विपक्ष भी कई बार इस पर सवाल उठाता है। पिछले महीने जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी बढ़ी तो उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ खुलकर तुर्की आया, चीन आया और भी एक दो देश आए, लेकिन भारत के साथ इजराइल के अलावा किसी ने भी समर्थन नहीं किया। तो भारत की विदेश नीति और रक्षा मामलों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ 1971 की जंग को लड़ चुके रिटायर्ड कर्नल ताराजी मौजूद हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आप। जो वैश्विक समुदाय है वो भारत और पाकिस्तान को एक ही नज़रिए से देख रहा है। जैसे कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री अगर भारत आते हैं तो पाकिस्तान भी जाते हैं, ईरान के विदेश मंत्री अगर पाकिस्तान आते हैं तो भारत भी आते हैं। तो दोनों को साधने का जो क्रम है, इसको आप कैसे देखते हैं कि कोई भी अगर सऊदी का या ईरान का व्यक्ति आता है, विदेश मंत्री आता है, तो क्यों भारत ही क्यों नहीं आता, तो पाकिस्तान को भी क्यों साधना चाहता है? क्या पाकिस्तान महत्वपूर्ण ज़्यादा हो गया है या भारत की तुलना कर रहा है? देखिए, मैं जैसे भी बोला था, जो पहलगाम में कार्रवाई हुई उसके बाद मोदी जी ने जो ट्रीटी थी नदी की, इंडस रिवर की, उसको रोक दिया था। ये एक भारत की जो इमेज है उसको बताने के लिए कि हम जो है सहनशील हैं, लेकिन हमारी सहनशीलता की भी एक हद है, और जो उस सहनशीलता से आगे जाता है तो हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं अगर वो हमारी सहनशीलता को नहीं समझता और हमारे साथ अच्छे रिलेशन बनाने को तैयार नहीं है। ये जो मोदी जी ने दुनिया के रखा, अभी क्या है, जैसा आपने सवाल पूछा कि जो कुछ मुल्क हैं जो इस्लामिक ग्राउंड के ऊपर बने हुए हैं, अब वो अपने उस जो उनका इस्लामिक लिंक है जो उसको वो नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन वो जानते हैं कि भारत के अंदर भी अगर हम सद्भावना बना कर रखेंगे, रिलेशन बना के रखेंगे, तो हमारा जो मुल्क है वो प्रोग्रेस करेगा और शांति बनी रहेगी। और वो दोनों में जाते हैं इसीलिए कि अगर इनकी शांति बनेगी तो उनको भी प्रोग्रेस होगी और उनके भी वहाँ शांति बनेगी। कहीं उनके अंदर ये भाव तो नहीं होता सर कि अगर हम पाकिस्तान नहीं गए तो पाकिस्तान नाराज़ हो जाएगा और अगर हम भारत नहीं गए तो भारत नाराज़ हो जाएगा? मैंने जैसे अभी बताया कि वो जिस मुल्क में जाते हैं, जिस देश में जाते हैं, वो उस देश इस्लामिक लिंक है, धर्म का लिंक है, वो उसको नहीं तोड़ सकते, ना तोड़ना चाहेंगे। लेकिन उनको ये भी पता है कि भारत एक मजबूत मुल्क है, इसके अंदर भी जो है उस धर्म के लोग रहते हैं, और अगर लड़ाई होती रही तो जो पाकिस्तान उनके साथ है या वो पाकिस्तान के साथ है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो वो भारत के साथ नहीं करना चाहते। वो भारत को मजबूत ही उसी हालत में रखना चाहते हैं। तो मैं अगर एक पूछूं आपसे सर कि इस पूरे युद्ध में और इसके बाद जो परिणाम आए और जो विदेश नीतियां तमाम देशों की रहीं, उसमें मोदी सरकार कितनी सफल रही? मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो कदम मोदी जी ने लिए हैं जी, वो एक मजबूत लीडर ही ले सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ इन्वॉल्व है और कई चीज़ें ऐसी उन्होंने की हैं जिसकी देश में क्या, पाकिस्तान क्या, मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा भी कोई कर सकता है। जैसे मैंने बताया, पहलगाम की लड़ाई के बाद उन्होंने जो नदी वाला ट्रीटी था, इंडस नदी वाला था, उसको रोक दिया गया
जो कि किसी को उम्मीद नहीं थी। इससे पहले भी लड़ाइयाँ हुई भारत की पाकिस्तान के साथ, लेकिन किसी ने भी, सरकार ने ऐसा कदम नहीं लिया और जो कि मोदी जी ने लिया है। दूसरा, जैसे बताया कि सहनशीलता का उन्होंने एक लिमिट, एक जो है लक्ष्मण रेखा बना दी कि यहाँ तक हम सहनशील हैं, हमारे अंदर बहुत सहनशीलता है, ये हमारा कल्चर है। लेकिन साथ ही अगर हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझा जाता है तो फिर हम अपनी शक्ति के साथ उस जो दुश्मन है उसको हम बर्बाद करने में नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए कि जब उन्होंने नदी का कंटेक्ट रोक दिया तो उन्होंने जो उस मुल्क के लोग थे उनको वापस भेजा गया, एयर को सपोर्ट किया गया, नेवी और एयर फोर्स को लगाया गया। और इसके बावजूद भी पाकिस्तान जब नहीं माना अपनी फौज की हरकत की तो उस वक्त जो है एक नॉकआउट जिसको बोलते हैं खेलों के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान पे लगाया, जिससे कि पाकिस्तान को पता लगा कि मोदी जी की सरकार जो है वो अगर हम उनकी उस असलियत को या उस सहनशीलता को नहीं समझेंगे तो हमारा जो बर्बादी की तरफ देश चला जाएगा। अभी के जो वर्तमान हालात हैं सर, उन हालात में अमेरिका हमारा कितना विश्वसनीय साझेदार है, इस पर कुछ सवाल देश में उठ रहे हैं। जिस तरीके से अमेरिका ने आगे आकर के युद्ध विराम की बात कही भारत के अनाउंसमेंट से पहले, और पाकिस्तान का पक्ष कहीं ना कहीं वो हमेशा लेता रहा है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, तो आप क्या मानते हैं इसके बारे में? देखिए, हमारी सरकार इस चीज़ को समझती है, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है पाकिस्तान से। जो अमेरिका के अंदर टेररिस्ट होते हैं या उनको प्रॉब्लम करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान देता है। इसके अलावा टर्की जो है वो इंडियन है। बांग्लादेश आज की हालत के अंदर इस्लामिक कंट्री से डोमिनेट हुआ है और प्रो अमेरिकन है। इसलिए अमेरिका जो है भारत को इतना सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उसको अपना वो लेना है कि जो पॉलिटिकली या मिलिट्री उसको किस में लाभ है। उस हालत के अंदर जब ये कार्रवाई हुई तो अमेरिका ने, रिलेशन अच्छे हैं मोदी जी के साथ भी हैं, देश के साथ भी है, लेकिन उसको थोड़ा सा उन्होंने नीचा कर दिया क्योंकि अपना उनका जो इंटरेस्ट था वो बढ़ गया। लेकिन मोदी जी इसको समझते हैं। उन्होंने जो बिना हथियार के उसके ऊपर जो हमला किया है अमेरिका पे या बड़ी पाप पे, वो है जब इन्होंने 9 डेलीगेशन जो है बाहर भेजे। कहाँ कहाँ भेजे? जहाँ वो करते थे। मलेशिया भेजा जो प्रो पाकिस्तान है, इंडोनेशिया भेजा जहाँ मैक्सिमम मुसलमान हैं, और जो मुल्क हैं जो प्रो पाकिस्तानी हैं या इस्लामिक कंट्री से इन्फ्लुएंस हुए हैं, और बड़ी कंट्री अमेरिका और कनाडा वगैरह में भी भेजा, ये बताने के लिए कि हमने अगर ये लड़ाई रोकी है तो उसकी वजह हम शांति चाहते हैं। हम वहाँ की जो जनता है पाकिस्तान उसको तंग नहीं करना चाहते। वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, वहाँ के जो नेता हैं, मिलिट्री वाले दूसरे, उनको जो है हमने उस लाइन पे लाना है जिससे कि भारत की जो जनता है या भारत के, जैसे मैंने बोला, सहनशीलता को जज ना करें, उसको ना देखने की कोशिश ना करें। और सिर्फ ये नहीं, उन्होंने जापान में भी भेजा, अफ्रीका में भी भेजा, जहाँ पर तो उन्होंने ऐसे नहीं बताने के लिए कि एक तो उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, दूसरा कि हम क्या चाहते हैं। ये जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा या दूसरी कंट्री प्रोपेगेंडा है वो झूठा है, वो जनता के लिए नहीं है, वो भारत को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया है। उसको बाहर से जहाँ सपोर्ट मिल रही थी, जैसे चाइना या टर्की, भारत ने अपना जो डेलीगेशन है वो वहाँ नहीं भेजा। क्यों? इन लोगों ने पाकिस्तान की मदद की थी, भारत के जो शांति है उसको डिस्टर्ब करने के लिए। अब भारत के कुछ विपक्षी दल हैं, उनका कहना ये है कि ट्रंप ने जिस प्रकार ये कहा कि हमने धमकी दी, हमने कहा कि भारत और पाकिस्तान
अगर युद्ध बंद नहीं करेंगे तो हम व्यापार नहीं करेंगे। तो उनका कहना ये है कि ये भारत के लिए बेहद अपमानजनक है कि कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति इस तरीके से भारत के साथ व्यवहार करे और इस तरीके की टिप्पणी करे। देखिए, ऑपोजिशन का क्या काम है कि अच्छाई में से भी बुरा कुछ कमजोरी अगर है तो उसको निकाले। ये नहीं कि देश पहले है। आपको देश का देखना है। जो सरकार है उसमें कुछ मान लो कमजोरियां हैं या गलत हुआ है, आप जो अच्छा काम किया है उसको सपोर्ट करो, जिससे वो जो कमजोरी है या वो अपने आप दब जाए और हम और स्ट्रांग हो जाए। दूसरा, जो प्रेसिडेंट है अमेरिका ने, उसने खुद कई बार बोला है कि मैं बीच में नहीं आया। उनको ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मोदी जी और जो सरकार है उसको इन जो बातों को एक तरफ कर देना चाहिए। और जिस तरीके से इस वक्त वो भारत की फौज, जो भारत के जो शान है, जो उसको बना के रखा हुआ है, जो अपनी शक्ति को उन्होंने बना के रखा हुआ है, वो इसलिए आप देखिए इस लड़ाई के अंदर इजराइल ने सपोर्ट किया है भारत को, मगर इजराइल जैसी कंट्री भी भारत को सपोर्ट करती है। और जो बाकी कंट्री है, लेकिन सर इसमें आपकी एक बात मैं इसमें बीच में करूंगा। आपने कहा कि इजराइल ने हमें सपोर्ट किया, लेकिन अभी ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध में कांग्रेस पार्टी ने ईरान का पक्ष लिया है और कहा है कि हम ईरान की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, उसकी रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने जो हमारी जो विदेश नीति है या भारत सरकार की जो विदेश नीति है उससे अलग स्टैंड लिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने बोला, अपोजिशन का काम क्या है। अगर मान लो कि अगर काम कुछ हुआ उसको खोचा जाए, तो खींचा जाए, जिससे उसमें कुछ कमजोरियां या गलत निकले और वो उसको एक्सप्लॉइट करें अपने फ़ायदे के लिए, अपनी पार्टी के फ़ायदे के लिए, देश के लिए नहीं। ईरान के साथ रिश्ते अच्छे हैं, कोई शक नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है। और हमारी हिस्ट्री बोलती है कैसे इस्लामिक कंट्री या लोग हैं वो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हमें इस हालत के अंदर जो है उस देशों के साथ बना के रखनी है जिससे हमारे देश में शांति रहे, प्रोग्रेस हो, इकनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिट्री हम जो है स्ट्रांग बने। तो क्या हमें ये माना कि जो इस्लामिक मुल्क हैं, ईरान हुआ, इराक हुआ, फ़िलिस्तीन हुआ या तमाम जो अन्य मुल्क हैं, वो हमारे साथ मुसीबत के समय नहीं खड़े होंगे? देखिए, मैं इतना साफ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर भी अलग अलग उनके अपने रीति रिवाज हैं, अपने उसको बनाते हैं जी। तो जब वो आपस में उनके होता है तो एक मुल्क जो है या एक देश है दूसरे का सपोर्ट ना करके भारत का सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन वो अपना जो है अपने आप को अलग या न्यूट्रल बना के रखेगी। अभी जैसे अभी आपने बोला सपोर्ट करते हैं, इसी माफिक ये सब जो है ये डिक्टेटरशिप, पॉलिटिकल और जो एक ब्लाइंड फेथ है उसको जो है करने के लिए करते हैं। ये हमारी जो अपोजिशन है वो इस हालत के अंदर भारत का फ्यूचर जो है उसको गहराई से नहीं ले रही, बल्कि उसको ऊपर ऊपर से ले रही है, जिससे कि उनको पॉलिटिकली लाभ हो। जी। रूस हमारे समर्थन में खुलकर नहीं आया। रूस हमारे समर्थन में, जो कि हमारा पुराना मित्र है सोवियत संघ, लगातार जी, क्या हम माने कि रूस पर चीन का प्रभाव पड़ गया है जिसकी वजह से भारत के साथ वो खुलकर खड़ा नहीं हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रूस जो है इस टाइम पर, इस वक्त पर यूक्रेन के साथ लड़ाई के अंदर है। दूसरा, यूक्रेन को जो है अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और जो इजराइल के अगेंस्ट जो है वो अमेरिका इजराइल कर रहा है। चाइना कोशिश कर रहा है दूसरे साइड पे, रशिया भी दूसरे साइड पे। ये रशिया का चुप है, उसकी खामोशी को उसकी कमज़ोरी ना समझा जाए, ये उसकी एक मजबूती है कि
वक्त आने के ऊपर, समय आने के ऊपर वो भारत के साथ होगा। लेकिन अभी ये छोटी जो हरकतें हो रही हैं, वो खुद यूक्रेन के अंदर इन्वॉल्व, लड़ाई के अंदर, वो उस चीज़ को रोकना चाहता है, उसको बढ़ाना नहीं चाहता, जिससे वक्त आने पर वो भारत के मदद कर सके। चाइना के साथ नहीं है, चाइना के साथ उसका अपना है, बिजनेस भी है और मिलाप भी है, क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं, दोनों का आपस में है। और चाइना कुछ प्रॉब्लम रशिया की होती है, वो रशिया की मदद करता है, रशिया चाइना ही करता है। मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर चाइना कार्रवाई करेगा तो रशिया जो है चुप नहीं बैठेगा। इसीलिए मैं आज आपको एक चीज़ बता दूँ कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हुई, चाइना ने हथियार दिए, लेकिन चाइना ने खुद कोई हमला नहीं किया। क्यों? हो सकता है कि रशिया ने उसके ऊपर दबाव डाला हो कि जो भी आपका और पाकिस्तान का मिलाप है या संबंध है, आप वो ठीक है, लेकिन आप भारत के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे कि भारत को नुकसान हो, और भारत को नुकसान होगा तो रशिया कभी चुप नहीं बैठेगा। रशिया के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक बार कहा कि भारत क्वाड एक समूह है सर, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है और भारत है। चीन ऐसा मानता है कि क्वाड उसके विरोध में बनाया गया एक संगठन है जिसमें कि भारत शामिल है। उसी संदर्भ में रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत मोहरा बना हुआ है चीन का, मतलब पश्चिमी देशों का, उसमें शामिल होकर के। तो कहीं ना कहीं उनका कहना यह था कि चीन के लिए ये चीज़ें सही नहीं हैं या रूस के लिए ये चीज़ें सही नहीं हैं। देखिए ऐसा है, ये जो इन्होंने बताया, ये जो पैसिफिक ओशन है जी, उसको डोमिनेट करने के लिए। क्यों? जो पैसिफिक ओशन है वो अमेरिका और एशियन कंट्री जो है उसके अंदर एक सेफ है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अमेरिका और इंग्लैंड के साथ इन्फ्लुएंस हुआ हुआ है, इंडियन ओशन आ जाता है। और इसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया है वो जापान और अमेरिका के साथ है। अभी भारत का क्या है कि भारत एक ऐसा देश है जो इंडियन ओशन को डोमिनेट करता है जी, लेकिन इंडियन ओशन को डोमिनेट करने से उसकी जो इकॉनमी है भारत की, वो इम्प्रूव नहीं होती। भारत को इतनी लड़ाइयाँ होती हैं जैसे अभी हो रही है। अभी जो भारत को इकोनॉमिकली या पॉलिटिकल नुकसान होगा लड़ाई से, इसका अंदाज लगाना मुश्किल है। तो इसीलिए अपनी जो इकॉनमी, मिलिट्री को, आर्मी को मजबूत रहने के लिए, अपनी डिफेंस को मजबूत करने के लिए, अगर आपको पता हो तो भारत ने मणिपुर से पुराना बर्मा या म्यांमार बोलते हैं, वहाँ से सड़क रोड बनाने के लिए हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, जो पूरी बर्मा को पार करके थाईलैंड जाएगी जी, वो हुआ है। और उससे क्या है फायदा कि भारत जो हम नॉर्थ में है, ईस्ट में जो भारत है उसको कौन बचाएगा, उसको कौन इकॉनमी देगा, उसको कौन डिफेंस देगा? उसको डिफेंस भारत खुद देगा, या ये जो पावर है जिनके साथ मिलाप है, जापान है, इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, तो हमें उनसे इकनॉमिकली सपोर्ट भी मिलेगी। और जो पैसिफिक के साथ छोटी कंट्री है, थाईलैंड, तो सिंगापुर, और उनसे भी हमारा कांटेक्ट बना रहेगा जी। अभी सर पिछले महीने भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ये कहा कि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों के साथ होते हैं उनमें उन्होंने लेट लतीफ़ी का मुद्दा उठाया कि जब हम लोग जंग से घिरे हुए हैं, हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, और उस समय पर अगर समय पर हमें फाइटर जेट ना मिल पाएँ, रक्षा उपकरण ना मिल पाएँ, तो ये सही नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं भारत की सुरक्षा तैयारियों के बारे में? देखिए, ये जो आपने पूछा है और जो मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, वो ये एक बहुत गलत पॉलिटिकल कार्रवाई है। हम उनको लाते हैं जिससे हमको सपोर्ट मिलती है,
और जो उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं उनको हम थोड़ा सा दबा लेते हैं। अगर जब पहला ये अंदर की बात है, दूसरी बात जब हम बाहर जाते हैं कोई भी करते हैं वो हमें बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में बोलना चाहिए। और दूसरा हमारा जो अब जैसे मोदी गए हैं दूसरी कंट्रियों से मिलाप किया है, छोटे से डेलीगेशन भेजे हैं, अभी भी सिर में भी गया है। जब बिजनेस बढ़ जाएगा, ये छोटी कंट्रियाँ जहाँ कोई जाता नहीं है इस सोच से कि इसमें तो छोटा बिजनेस होगा, लेकिन ये जो डेलीगेशन गया है या मोदी जी गए वो जब ये छोटे छोटे इकट्ठे हो जाते हैं तो इससे हमारी कहानी बढ़ जाती है। क्यों, हम इनको कुछ हथियार दे सकते हैं, वो टर्न में हमको क्या पैसा मिलेगा, एक आदमी तकड़ी होगी। और बड़े मुल्क जो है उनको फिक्र पड़ेगा कि अगर हमने इनकी टाइम में मदद नहीं की तो ये जो है उस छोटे देशों के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन जाएगा और शायद उनको उनके हथियारों की जरूरत ना पड़े। अगर आप याद होंगे इजराइल ने के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी को रिंग करके बोला कि जो आपके मिसाइल और हैं वो बहुत अच्छे हैं, कैसे और कैसे बने हैं। जी, तो ये होता है कि हमारे पास शक्ति है, हम बना सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा और अपने को पूरी जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है या जो इसको बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है उसको थोड़ा और मजबूत करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये कि आप ये मानते हैं कि वायुसेना प्रमुख की चिंताएं जायज़ हैं? हाँ, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैंने भी 65 की लड़ाई लड़ी है, 71 की लड़ाई लड़ी है। शायद मैं आपको बताना भूल गया कि मैं 9 पैरा कमांडो, जो पहली इंडियन आर्मी की कमांडो बटालियन 65 और के बाद 66 में बनी थी, उसके अंदर मैंने सर्व किया। उसी वक्त जब रेस किया था मैं उस टीम के अंदर था जी। ये हमने उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है हमारा अपना स्वार्थ जो है, मैं जोर से बोलता हूँ, वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है। जी जी, नेहरू जी के ज़माने से हमारी नीति रही है सर गुटनिरपेक्ष नीति। अभी हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि भारत की सरकार बहुपक्षीय नीति पर चल रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? देखिए, ऐसा है कि आपको हमको वक्त की जो डिमांड है, जो मांग है, उसको समझना चाहिए। जब पंडित नेहरू या उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री बने, उस वक्त आपके पास टेलीफोन भी नहीं होता था, मोटर भी नहीं थी जी। आप साइकिलों में जाते थे, टेलीफोन करने के लिए आपको बाजार में जाना पड़ता था, एक्सचेंज में जाना पड़ता था, और आज आपके पास मोबाइल है। तो मेरा कहने का मकसद है कि आप उस वक्त को और इस वक्त को नहीं मिला सकते। क्यों? दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, डिस्ट्रक्शन कमी हो गई थी। जो अमेरिका या इंग्लैंड में लोग क्यों इंडियन रह गए इतने, क्यों? काफ़ी जवान लोग वहाँ के डेथ हो गई और डिस्ट्रक्शन हो गई। और इससे उस हालात को देखते हुए वो जो भी कदम उन्होंने उठाया वो उस हालात के मुताबिक था। लेकिन आज जो कदम हम उठा रहे हैं वो आज जो हम भारत या दुनिया फेस कर रही है, मुकाबला कर रही है, उसके मुताबिक बहुत मजबूत, बहुत अच्छा है। जी, बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना वक्त दिया हम लोगों को। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सर। थैंक यू। नमस्कार।